नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 और एनसीईआरटी विज्ञान का अपने जो सिलेबस स्टार्ट कर रखा है, इसके अपने 1 से लेकर 16 तक के जो पाठ हैं वो कर चुके हैं और अपने 17वें पाठ में हैं। 17वां पाठ अपने पढ़ना है कि वन हमारी जीवन रेखा। वनों के बारे में अपने पढ़ना है कि ये हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है और किस प्रकार ये हमारी जीवन रेखा है। तो देखो, पाठ को शुरू करते हैं कि एक बार शाम को बूझो एक बूढ़े व्यक्ति के साथ पार्क में गया। एक वृद्ध व्यक्ति के साथ किसी भी दादा दादी नाना नानी किसी के भी साथ होगा कि वह पार्क में गया, तो उसने उनका जो परिचय है वो अपने मित्रों से करवाया। उसके वहाँ पे मित्र थे। तो प्रोफेसर अहमद विश्वविद्यालय में कार्यरत एक वैज्ञानिक थे। बच्चे खेलने लगे और प्रोफेसर अहमद थे वो एक बेंच पर बैठ गए। बच्चे खेलते रहे। वे जब थके हुए थे क्योंकि उन्हें शहर के स्वर्ण जयंती समारोह में भागीदारी की थी। प्रोफेसर अहमद एक किसी भी कार्यक्रम में जाकर आए थे, इसीलिए वो क्या थे, थके हुए थे और वो एक बेंच पर बैठ गए। थोड़ी देर में बच्चे उनके इर्द गिर्द आकर बैठ गए। तो बच्चे भी समारोह के बारे में जानने लगे। आप बताओ कि आप वहाँ गए, आपने क्या किया। तो प्रोफेसर ने उन्हें बताया कि वे सांस्कृतिक कार्यक्रम में गए। उसके पश्चात उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों ने शहर की बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा की। पहले प्रोग्राम में गए, फिर उन्होंने चर्चा की और शहर के ठीक बाहर स्थित बने क्षेत्र की सफाई करके एक कारखाना स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की गई। बेरोजगारी कम करने के लिए क्या किया गया कि शहर के बाहर कोई वन्य क्षेत्र है, वहाँ की सफाई करके वहाँ पर कोई कारखाना स्थापित हो जाए और कारखाने में फिर कई लोगों को रोजगार मिल जाएगा। इससे फिर शहर की जो बढ़ती जनसंख्या को नौकरी पाने का एक मौका मिलेगा। तो बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ जब प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि अनेक लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, कि कईयों ने तो इसको समर्थन दिया और ज़्यादातर लोगों ने इस प्रस्ताव का क्या किया, विरोध किया। प्रस्ताव का विरोध करने का जो कारण था वो कारण प्रोफेसर अहमद ने बताया। उन्होंने कहा कि ये हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने हमारे फेफड़े। उन्होंने कहा प्रस्ताव का विरोध करने का कारण ये था कि हम वनों को काटकर वहाँ पर रोजगार नहीं दे सकते, क्योंकि वन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने हमारे फेफड़े हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए इन्हें हरे फेफड़े भी कहा जाता है। वन जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। तो उनकी बातें सुनकर बच्चे भ्रमित हो गए। प्रोफेसर अहमद समझ गए कि बच्चों ने वन नहीं देखा। बच्चे वन के बारे में और भी जानना चाहते थे। तो प्रोफेसर अहमद ने किया कि हम वन में जाकर वहीं पर उनका भ्रमण करेंगे और अपने वनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वन भ्रमण के लिए फिर वो जाते हैं। एक रविवार को प्रातः ही बच्चे चाकू, हैंडलेस, छड़ी, नोटबुक आदि जैसी कुछ वस्तुएं साथ लेकर प्रोफेसर अहमद के साथ गांव के समीप के वन की ओर वे निकल पड़े। तो रास्ते में उन्हें पास के गांव का अपनी ही उम्र का एक लड़का टिब्बू मिला। रास्ते में उनको एक लड़का मिल गया पास के गांव का, जो अपनी चाची के साथ मवेशियों को वन में चराने ले जा रहा था। उन्होंने पाया कि टिब्बू बहुत फुर्तीला है, क्योंकि वह मवेशियों के झुंड को एक साथ रखने के लिए आनन फानन में यहाँ वहाँ जा रहा था। तो बच्चों को देखकर टिब्बू ने भी उनके साथ चलना शुरू कर दिया, जबकि मवेशियों को लेकर उसकी चाची दूसरी ओर निकल गई। जैसे ही उन लोगों ने वन में प्रवेश किया, टिब्बू ने अपना हाथ उठाकर सबको शांत करने के लिए संकेत दे दिया, क्योंकि शोर से जो वन में रहने वाले जंतु होते हैं उनको परेशानी होती है। तो टिब्बू ने सबको समझा दिया कि अब सभी क्या कर जाओ, चुप कर जाओ, अपने वन में प्रवेश कर रहे हैं तो दूसरे जो जीव जंतु हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई अपने को परेशानी नहीं देनी। फिर टिब्बू उन्हें वन में ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थान पर लेके गया यहाँ से सभी वन का व्यापक दृश्य देख सके। फिर वो तो रोज का काम था उसका, तो यहाँ पे आना, तो उसको पता था उसके बारे में। आप जिस जगह रोज जाते हो, लगभग जाते रहते हो, तो आपको उस स्थान के बारे में ज़्यादा पता होता है। उसी प्रकार टिब्बू ने को सब पता था, तो उसने
वन में ऊंचाई पर एक ऐसे स्थान पर गया जहां से सारे वन का व्यापक दृश्य वो देख सके। तो बच्चे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्हें दूर दूर तक कहीं भी जमीन दिखाई नहीं दे रही थी। विभिन्न वृक्षों के शिखरों ने भूमि की ऊपरी हरा आवरण सा बना दिया था। उन इस प्रकार चारों तरफ वन का जो दृश्य है आप उनको ऐसे दिख रहा था, हरा भरा पूरा पेड़ों से, वृक्षों से। तो उसे किसी भी प्रकार की कोई खाली जमीन उनको दिखाई नहीं दे रही थी। यद्यपि ऐसे कुछ वन्य जंतु भी दिख रहे थे। जब वो ऊपर चढ़े तो उसको कुछ वन्य जंतु इस प्रकार पेड़ पौधे हरे भरे उनको दिख रहे थे। आवरण समान रूप से हरा नहीं था, तो वहां का वातावरण शांत था। ठंडी हवा मंद गति से बह रही थी। इससे बच्चे काफी तरोताजा और प्रसन्न हो गए। आप भी कभी ऐसे स्थान पर गए हो जहां पर चारों ओर वन ही वन और जीव जंतु हो, तो वहां का जो वातावरण होता है वो कैसा होता है? शांत होता है। और वन में चारों तरफ पेड़ होने से जो ठंडी हवा होती है वो मंद गति से फिर बह रही थी। इससे बच्चे क्या हुए? काफी तरोताजा हो गए और प्रसन्न हो गए। नीचे आते समय बच्चे अचानक पक्षियों की चहचहाट और वृक्षों की जो ऊंची ऊंची शाखाओं की और कुछ विशिष्ट ध्वनियों की शोर सुनकर उत्तेजित हो गए। कि जब पेड़ पौधे लगे होते हैं जिस पर चारों तरफ और हवा चलती है, तो उससे उनके जो ऊंची ऊंची शाखाओं में क्या होती है, कुछ विशिष्ट ध्वनियों का शोर उत्पन्न होता है। तो उनको सुनकर भी वो उत्तेजित हो गए। तो टिब्बू ने उन्हें शांत रहने को कहा, क्योंकि यह वहाँ की सामान्य घटना थी। टिब्बू के लिए तो ये क्या थी? वहाँ की सामान्य घटना थी, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं पता था। तो उसने टिब्बू ने उसे बताया, उन्होंने उनको बताया कि अब शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं है, ये तो रोज की बात है, सामान्य घटना है। बच्चों की उपस्थिति के कारण कुछ बंदर वृक्षों पर ऊंची शाखाओं पर चढ़ गए। जो बंदर है वो भी डर गए भी ज़्यादा बच्चे आने से। तो बच्चों की उपस्थिति के कारण फिर वो ऊंची शाखाओं पर चढ़ गए, जिससे वहाँ विश्राम कर रहे पक्षी फिर क्या हो गए? अशांत हो गए। जब बंदर ऊपर चढ़े तो वहाँ पे जो पक्षी बैठे थे फिर वो अशांत हो गए। जंतु अक्सर अन्य जंतुओं को सचेत करने के लिए विशिष्ट प्रकार की ध्वनि करके चेतावनी देते हैं। तो टिब्बू ने यह भी बताया कि शुकर, ब्राज या सुअर, गोर, गिद्दड़ से ही हाथी जैसे जंतु वन के अधिक सघन क्षेत्रों में रहते हैं। उन्होंने बताया कि अपने जिस साइड जा रहे हैं इस साइड नहीं है, वो जहाँ पर वन बहुत ज़्यादा सघन है, जहाँ पर पूरा ये चारों तरफ बहुत ही नज़दीक पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो उस साइड वो रहते हैं, इधर नहीं रहते। तो प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को सावधान किया कि उन्हें वन के अधिक सघन क्षेत्रों में नहीं जाना। तो फिर प्रोफेसर अहमद ने बताया कि अपने उस क्षेत्र में नहीं चलेंगे और आप लोगों को भी उस क्षेत्र में नहीं जाना। बुज्ज और पहली को याद आया कि उन्होंने कक्षा 6 में वनों को आवासों के रूप में पढ़ा था। अब वे समय देख रहे थे कि वन किस प्रकार है और अनेक जंतु और पादपों के लिए आश्रय व आवास प्रदान करते हैं। उन्होंने खुद उसको तब तो उन्होंने पढ़ा ही पढ़ा था, अब वो सोच रहे हैं कि हमने देख भी लिया कि ये जो वन है वो जंतुओं के लिए क्या है? आश्रय और आवास का स्थान है। कि बहुत सारे जो जीव जंतु हैं वो पेड़ों के ऊपर भी रहते हैं, उनके लिए ये क्या है? एक प्रकार का आवास स्थान है। इसके बाद जैसे ये नीम का पेड़ है, ये बांस का पेड़ है, इस प्रकार होता है, इस प्रकार की पत्तियां होती है नीम के पेड़ की। बांस का पेड़ नीचे से इस प्रकार छोटी छोटी शाखाएं उसकी निकलती है। ये शीशम का पेड़ है, पूरा बड़ा होता है। सेमल का पेड़ की कोई ज़्यादा छाया नहीं होती, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है वो पूरी इस प्रकार होती है। तो जिस भूमि पर बच्चे चल रहे थे वह उबड़ खाबड़ थी और अनेक वृक्षों से क्या थी? ढकी थी। कि जो वनों की भूमि होती है वो समतल नहीं होती, वह उबड़ खाबड़ होती है। तो वनों वाली भूमि समतल नहीं होती, वह कैसी होती है? उबड़ खाबड़ होती है और अनेक वृक्षों से ढकी थी। तो टिब्बू ने साल, टीक, सेमल, शीशम, नीम, प्लास, अंजीर, खेर, आंवला, बांस, कचनार आदि के वृक्षों की पहचान करने में उनकी मदद की। तो ये सारे उनको बताया कि ये नीम का पेड़ है, ये अंजीर का है, ये आंवले का है, ये शीशम का है, ये बांस का है। तो सभी प्रकार के पेड़ों के बारे में भी उनको जानकारी प्रदान की। तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन में बहुत प्रकार के जो वृक्ष हैं, झाड़ियां हैं, शाख है और घास पाई जाती है। तो वृक्षों पर विभिन्न प्रकार की बीसपी लताएं, रोही लताएं भी लिपटी हुई थी। तो वृक्षों की घनी पत्तियों के आवरण के कारण सूर्य मुश्किल से ही कहीं दिखाई दे रहा था, जिससे वन के अंदर काफी अंधकार था। कि वो
वृक्षों की पत्तियां बहुत पास पास होने के कारण सूर्य का जो प्रकाश है वो अंदर तो आ ही नहीं रहा था, उसके अंदर क्या था, काफी अंधकार था। इसके बाद क्रियाकलाप दे रखा है 17.1। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि अपने घर की विभिन्न वस्तुओं को ध्यान से देख कर आप उन वस्तुओं की सूची बना सकते हो जो ऐसी सामग्री से बनाई है जिन्हें वनों से प्राप्त किया गया हो। आप देख सकते हो प्लाईवुड, ईंधन की लकड़ी, बक्से हैं जो कागज भी वन से बनता है, माचिस की तीलियां, फर्नीचर, कि आप उनकी एक सूची बना सकते हो। तो शीला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इन वृक्षों को किसने, ये जैसे सारी चीजें हैं ना, ये देखो शहद, ये तो वन में, ये भी वन के ऊपर ही लगता है, मोहरी लाख, लकड़ी की ये मूर्ति होती है, ये कत्था, ये गोंद, ये सारी चीजें हैं, ये सारे क्या हैं, वन्य उत्पाद हैं। तो किसने लगाया? तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि प्रकृति में जो वृक्ष हैं वो पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करती हैं। कि जो सभी वृक्षों के कोई ना कोई बीज, उनकी शाखाएं किसी न किसी के द्वारा वो उत्पन्न होते हैं। तो वन की भूमि और उनके अंकुरण और नवोद्भिद और पौध में विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है। जो प्रकृति है, भूमि है, ये दोनों मिलकर उनको परिस्थितियां देती है। इनमें से कुछ वृक्ष के रूप में वृद्धि कर जाते हैं। और उन्होंने यह भी बताया कि किसी वृक्ष का शाखीय भाग तने से ऊपर उठ जाता है जो शिखर कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से ऊपर की ओर यह देखकर नोट करने को कहा कि वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं किस प्रकार कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि यह क्या कहलाता है? कैनोपी वितान। यह क्या कहलाता है? कैनोपी और या वितान कहलाता है। इसके बाद क्रियाकलाप है 17.2। इससे आगे का जो भाग है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।